सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम कर रहे हैं भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। भाषा विज्ञान से संबंधित कौन कौन सी भाषाएं, बोलियां कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं, उनके क्षेत्र, उनकी विशेषताएं, विगत जो परीक्षा हैं उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं, यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं 2021-22 तक जितने भी आए हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे इसमें। और इसके अंतर्गत ही हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आज अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 7878223908 से मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको ग्रुप में जोड़कर आपको ग्रुप में ही पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। आपसे पूछा है, 90 तक के क्वेश्चन तो हमने करवा दिए थे, आज ये क्वेश्चन है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। क्या पूछा है, पहाड़ी हिंदी है उसका विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। ब्राचड़, मागधी, पैसाची और खस। तो देखिए जो पहाड़ी हिंदी है उसका विकास पैसाची और खस दोनों अपभ्रंश से ही माना जाता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका स्टार, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही आ रहे हैं तो यहाँ पे उत्तर आपको मिलेगा दोनों में ही सही। आपके देखिए पहाड़ी हिंदी का विकास खस और पैसाची अपभ्रंश दोनों से माना जाता है। पहाड़ी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां हैं, कौन सी? कुमाऊनी। कुमाऊनी है ये कहाँ पे बोली जाती है? देखिए पहाड़ी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां हैं, याद रखेंगे कितनी प्रमुख बोलियां हैं पहाड़ी हिंदी की? 3। जो पहाड़ी हिंदी है इसका विकास किससे हुआ है? तो खस और पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। क्लास में ही हम याद करते हुए चलेंगे, ठीक है, पूरे ध्यान और पूरे मनोयोग से आप पढ़ेंगे तो क्लास में ही आपको याद हो जाएंगे। पहाड़ी हिंदी का विकास किससे होता है? तो खस और पैसाची अपभ्रंश से होता है। इसके बाद में पूछा कि जब पहाड़ी हिंदी है इसमें कितनी बोलियां हैं इसकी? प्रमुख तो 3 बोलियां हैं। पहले कौन सी है? कुमाऊनी। कुमाऊनी इसकी उपबोली है, ठीक है, कुमाऊनी क्या है इसकी? उपबोली है। खज, परजिया, कोमैया, पछाई, दानपुरिया ये इसके क्षेत्र हैं। कुमाऊनी जो बोली है इसकी उपबोलियां हैं ये, ठीक है। कुमाऊनी जो बोली है उसकी उपबोलियां कौन सी हैं? खज, परजिया, कुमैया, पछाई और दानपुरिया। कुमाऊनी बोली के अंतर्गत उपबोलियां हैं, ये पूछी जाती हैं, काफ़ी बार आई हुई हैं एग्जाम में, तो आप इनको इग्नोर नहीं करेंगे, याद रखेंगे। कुमाऊनी की उपबोलियां कौन सी हैं? खजपरिया, कुमैया, देखिए कुमाऊनी से याद सेम वॉइस आ रही है, कुमैया, पछाई और दानपुरिया, ये हैं इनकी उपबोलियां। उसके बाद में है गढ़वाली। गढ़वाली की उपबोलियां कौन सी हैं? जौनसारी, मारछी, राजी और सलानी। देखिए जो गढ़वाली है उसकी उपबोलियां कौन सी हैं? जौनसारी, मारछी, राजी और सलानी। नेपाली बोली की गोरखाली या खसखुस भी कहा जाता है। जो नेपाली बोली है उसको क्या कहा जाता है? गोरखाली भी कहा जाता है, खसखुस भी कहा जाता है। यह पूर्वी पहाड़ी की प्रधान बोली है, इसकी उपबोलियां नहीं है, ये भी याद रखेंगे। नेपाली की कोई उपबोली नहीं दी गई है, जबकि गढ़वाली और जो आपकी कुमाऊनी है इसकी उपबोलियां दी गई हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, ठीक है। कुमाऊनी और जो गढ़वाली है इसकी उपबोलियां हैं उनको भी आप याद रखेंगे। और नेपाली बोली को अन्य किस बोली के नाम से जाना जाता है? तो वो है गोरखाली या खसकुस। और ये किसकी है? जो पूर्वी पहाड़ी होती है उसकी प्रधान बोली है। ये किसकी है? पूर्वी पहाड़ी की। अगली है पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश से लहंदा, पहाड़ी और पंजाबी। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है। मागधी से किसका हुआ है? बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां? भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। जो मागधी अपभ्रंश से है इससे बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। और बिहारी हिंदी के बाद में इसकी बोलियां कौन सी हैं? बिहारी हिंदी में बोलियां भोजपुरी, मगही और मैथिली। और वहाँ पे उत्तर आपका गलत दिया गया था वहाँ पे, क्योंकि खस और पैसाची दोनों ही इसके अपभ्रंश हैं। अगला है, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन आपको बताना है कि हिंदी के विकास के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, यही आपका गलत है, ये असत्य है, आंसर यही आएगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में नहीं हुआ है, हिंदी का विकास वियोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। किसमें? वियोगात्मक भाषा के रूप में इसका विकास
हुआ है, इस बात को आप याद रखेंगे। जबकि हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का विकास था, उसके बाद में 1000 के बाद में हिंदी का विकास माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है, तो बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी अपभ्रंश के बाद में आई है, क्योंकि 1000 से पहले अपभ्रंश थी। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसी का जो संयोगात्मक का विपरीत कौन सा होगा, वियोगात्मक भाषा है। यही कथन बिल्कुल ठीक है, जबकि एक कथन आपका असत्य है, आपसे असत्य ही पूछा गया था, तो ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, यह कथन असत्य है, क्योंकि हिंदी का विकास जो वियोगात्मक भाषा है उसके रूप में हुआ है। जबकि हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा है, यह अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है, जबकि संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है और हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ है, लेकिन संस्कृत क्या थी, संयोगात्मक भाषा थी, और जो हिंदी है वो आपकी वियोगात्मक भाषा है। ठीक है, संस्कृत कैसी है, संयोगात्मक, और हिंदी कैसी है, तो वियोगात्मक भाषा है। ये क्वेश्चन हाई लेवल एग्जाम जैसे आपके यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी जैसे एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड तक भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लेवल को देखते हुए उस क्वेश्चनों की व्याख्या को पढ़ते हुए चलेंगे। और अगर आप ये क्वेश्चन जो मैं आपको अब करवा रही हूँ, अगर आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैंने आपको नंबर बताए थे अपने 7878223908, उसके ऊपर आप मैसेज करके PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। जो ब्रज भाषा है उसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, शौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से और ब्राह्मण अपभ्रंश से। तो जो ब्रज भाषा है उसका विकास किससे हुआ है, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। देखिए, ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, क्योंकि शौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती आदि का विकास हुआ है। शौरसेनी से किसका विकास हुआ है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो पश्चिमी हिंदी में आती है पश्चिमी हिंदी में आपकी बोलियां आती हैं बुंदेली, कोरवी और ब्रजभाषा हरियाणवी जिसे बांगरू कहते हैं, और खड़ी बोली जिसे कोरवी कहा जाता है वो। मागधी में कौन सी आती है, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी में आती है आपकी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन सी आती है, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और ब्राह्मण में आती है आपकी सिंधी। ये है अपभ्रंश, और अपभ्रंश से जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं वो ये हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी भाषा है जो आर्य भाषा है उनमें शामिल नहीं है। यूनानी, लैटिन, फारसी, अरबी। ये देखिए यूजीसी नेट 2020-21 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, यूनानी, लैटिन, फारसी और अरबी। आपसे पूछा है कि कौन सी आर्य भाषा है कौन सी भाषा है जो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, तो आपकी आएगी यहाँ पे अरबी। अरबी है ये आपकी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, क्योंकि ये लैटिन, फारसी, यूनानी, ये सभी भाषाएं हैं, ये आर्य भाषा के अंतर्गत आती है, जबकि जो अरबी है ये आपकी आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या। अरबी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है, जबकि यूनानी, लैटिन, फारसी आर्य भाषा वर्ग में शामिल हैं। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति शारदा लिपि से हुआ है। ठीक है, जो गुरुमुखी है, डोगरी है और सिंधी लिपि, ये किससे हुई है, शारदा लिपि से हुई है। शारदा लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से हुई है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से किसकी उत्पत्ति हुई है, शारदा लिपि की, और ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई थी। जो गुरुमुखी लिपि है, गुरु अंगद द्वारा विकसित लिपि है, जो शारदा लिपि 10वीं सदी से विकसित हुई है। जो गुरुमुखी लिपि है वो किससे, गुरु अंगद के द्वारा विकसित लिपि है। ये भी पूछा जा सकता है, जो गुरुमुखी लिपि है ये किसके द्वारा विकसित है, तो गुरु अंगद के द्वारा विकसित है, और ये
किस लिपि से विकसित हुई है? तो ये 10वीं सदी में शारदा लिपि से विकसित हुई है। बंगला भाषा की लिपि पूर्वी नागरी लिपि है। यह देवनागरी लिपि का ही अंग है। जो बंगला भाषा है उसकी लिपि कैसी है? देवनागरी लिपि है। अगला क्वेश्चन है, शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। आपसे पूछा है कि कौन सी शैली है जिससे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। अगर आपको पता है तो तमिल कहाँ पे बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। तेलुगु कहाँ पे बोली जाती है? तमिलनाडु में। मलयालम कहाँ पे बोली जाती है? केरल में। और कन्नड़ कहाँ पे बोली जाती है? तो ये कर्नाटका में बोली जाती है। अगर आपको ये पता है और ये सभी हिस्से हमारे भारत में नक्शे में दक्षिण की तरफ आते हैं, तो ये किससे विकसित है? तो ये दक्षिणी शैली से विकसित है। अगर आपको इस मामले में भी थोड़ा बहुत पता है तो आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये शैली जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये हमारे दक्षिणी भारत के हिस्से हैं। तो इस किस शैली से विकास हुआ? इनका दक्षिणी शैली से विकास हुआ है। दक्षिण शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली, जो ब्राह्मी लिपि है उसकी दक्षिणी शैली में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली में देवनागरी लिपि और शारदा लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार से दर्शाया गया है। देखिए, जो ब्राह्मी लिपि है उसका विकास इस प्रकार से है। देखिए, पूछा जा सकता है आपसे, ब्राह्मी लिपि है उसकी दो शैलियाँ थी। कौन सी? एक तो दक्षिणी शैली थी और एक थी उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली है उससे किन लिपियों का विकास हुआ? तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। दक्षिणी शैली में किसका हुआ है? तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और यहाँ पे एक मलयालम भी दी गई है। ठीक है, मलयालम आदि लिपियों का विकास किससे हुआ? दक्षिणी शैली से। उत्तरी शैली में आती है आपकी, पहले उत्तरी शैली से विकसित होकर बनी चौथी और जो 5वीं सदी है उसमें गुप्त शैली। उसके बाद में गुप्त शैली के बाद में विकसित होकर बनी है सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि भी कहा जाता है। फिर कुटिल लिपि है या सिद्ध मातृका लिपि है, ये आपकी दो लिपियों में बटी। ठीक है, कितनी लिपियों में बटी? दो लिपियों में बटी। एक तो आपकी देवनागरी लिपि जो 9वीं सदी की है और एक आपकी शारदा लिपि जो 10वीं सदी की है। ठीक है, देवनागरी लिपि में जो हमारी हिंदी है, संस्कृत है, नेपाली है, ये आती हैं। और शारदा लिपि है वो 10वीं सदी के बाद में गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी ये इसमें भाषाएं आती हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो हमारी देवनागरी लिपि है, शारदा लिपि है, इन सभी का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से सभी का विकास हुआ है। अगला है, हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। यह शब्द किसके हैं? हिंदी है वो अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जैसी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। कहने का अभिप्राय है कि हिंदी जो हिंदी नहीं बोलने वालों के लिए उतनी ही हार्ड है जितनी हिंदी बोलने वालों के लिए अंग्रेजी हार्ड है। जिसको हिंदी आती है उसको अंग्रेजी नहीं आती है और जिसको अंग्रेजी आती है उसको हिंदी नहीं आती है। और ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? 97 का आंसर बताएंगे आप। तो किसके द्वारा कहा गया था ये शब्द? तो ये कहा गया था सी राजगोपालाचार्य जी के द्वारा। किसके द्वारा? श्री राजगोपालाचार्य जी के द्वारा कहा गया था कि हिंदी है वो अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। उपयुक्त कथन श्री सी राजगोपालाचार्य जी का है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी भाषा को भारतीय जनता और संपूर्ण मानवता के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व संभालना है। हिंदी भाषा को भारतीय जनता और संपूर्ण मानवता के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व संभालना है, ये कहने वाले हैं डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था। रामधारी सिंह दिनकर जी को समय सूर्य व अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी को क्या कहा जाता है? समय सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। नागार्जुन प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। नागार्जुन को प्रगतिवादी का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। यहाँ पे काफी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। जो रामधारी सिंह दिनकर है इनको क्या कहा जाता है? समय सूर्य। रामधारी सिंह दिनकर है, इन्हीं के दिनकर, देखिए सूर्य का ही ये पर्यायवाची है दिनकर, तो समय सूर्य किसको कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। और अधैर्य का कवि भी किसको कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। नागार्जुन प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। ठीक है, और नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष किसको कहा जाता है? तो नागार्जुन जी को कहा जाता है। भारतीय आर्य भाषा कितने कालों में विभक्त की गई थी? आपसे पूछा गया जो भारतीय आर्य भाषा है वो कितने कालों में विभक्त हुई थी? 4,
6, 2 और 3। तो जो 3 है उसमें विभक्त हुई थी आपकी आर्य भाषा। कौन सी? प्राचीन, मध्य और आधुनिक। देखिए, भारतीय आर्य भाषा 3 कालों में विभक्त हुई थी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक थी। जी नहीं, ये 500 ईस्वी पूर्व तक, हाँ जी 500 ईस्वी पूर्व तक थी, बिल्कुल ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ये कहाँ तक थी? 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक थी। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ पहले, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है ये 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक थी। क्यों? क्योंकि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वो 2 भागों में बटी थी, एक तो वैदिक और एक थी आपकी लौकिक। ठीक है, एक वैदिक और एक लौकिक। जो वैदिक है ये 2000 से लेकर 800 ईस्वी पूर्व तक थी। ओके, और जो आपकी लौकिक है ये 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक थी। इस बात को आप याद रखेंगे। और यहाँ पर 2000 के बजाय अगर 1500 भी आ जाए, 1500 ईस्वी पूर्व, तब भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कहीं पे 1500 दिया जाता है तो कहीं पर 2000 दिया जाता है, क्योंकि भाषा के बारे में किसी को कंफर्म नहीं पता है, तो ये कभी 1500 आ जाता है और कभी 2000 आ जाता है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में आप समझ गए होंगे। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वो 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक थी। वैदिक थी वो 2000 से 800 ईस्वी पूर्व तक, और जो लौकिक थी वो 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक थी। ठीक है, उसके बाद में आई आपकी मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा वो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। इस बात को आप याद रखेंगे, ये ईस्वी पूर्व है और ये ईस्वी है। तो देखिए, जो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, क्या है? 1 ईस्वी तक, वो थी आपकी पाली भाषा। फिर 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक वो थी आपकी प्राकृत भाषा, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक थी आपकी अपभ्रंश। और फिर अपभ्रंश के बाद में आती है आधुनिक आर्य भाषा जो 1000 ईस्वी तक है, और ये है हिंदी। 1000 ईस्वी से शुरू है और वर्तमान काल तक अभी चल रही है। अगला है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? आपसे पूछा है कि वर्तमान में संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं, तो वो है भाषा। भाषा कितनी है? 22। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो ये थी आपकी 14। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन सन 1967 से सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो कि 15वें नंबर की भाषा थी। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन सन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी, और ये कोंकणी नहीं है, ये कोंकणी है। क्या है? कोंकणी। इससे सम्मिलित करने के बाद में भाषाएं 18 हो गई। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, जिससे 22 भाषाओं का निर्माण हुआ था। ये 21वां है, 71वां है और 92वां। देखिए, इसको 21 और 71 को आप जोड़ेंगे तो 92 आता है। तो इस प्रकार से आप कोरिलेटेड करके भी आप पढ़ सकते हैं। ये 67 है और ये 92 है और ये 2003 है। यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है, जबकि रोमन लिपि वर्णनात्मक लिपि होती है। ये कौन सी लिपि के बारे में बताया गया है? तो ये है आपकी देवनागरी लिपि के बारे में। जो देवनागरी लिपि है वो अक्षरात्मक लिपि है, जबकि रोमन लिपि आपकी वर्णनात्मक लिपि होती है। लिपि विकास की मुख्य निम्न अवस्थाएं मानी गई हैं: चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि 2 भागों में है, अक्षरात्मक लिपि और वर्णनात्मक लिपि। भारत की सभी लिपियां होती हैं वो अक्षरात्मक लिपि होती है, और जो रोमन लिपि होती है वो वर्णनात्मक होती है। ठीक है। देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि देवनागरी जो लिपि है उसकी वर्णमाला क्या है? वर्णमाला का जो वर्णक्रम है वो वैज्ञानिक है। भाषा
पर आधारित है। भाषा है वो किस पर आधारित है? विकास पर, समाजवाद पर, वाक्य पर और सरलता पर। आपसे पूछा है जो भाषा है वो किसके ऊपर आधारित है, तो भाषा है वो किस पर है? वो वाक्य पर आधारित होती है। भाषा वो किस पर आधारित होती है? वाक्य पर आधारित होती है। अगर आपको किसी भी कारणवश अगर वाक्य पूरा नहीं बताया जाता है तो आप उस भाषा को नहीं समझ सकते हैं। अगर वाक्य पूरा है तो हम भाषा को समझ लेते हैं। देखिए, भाषा वाक्य पर आधारित होती है। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। पहला ध्वनि, फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर उसका अर्थ। इन 4 तत्वों को ही भाषा विज्ञान के 4 अंग माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा विज्ञान के कौन से 4 अंग हैं, तो ये 4 अंग हैं ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई कौन सी होती है? ध्वनि। उच्चारण की दृष्टि से आपसे पूछा जाए कि जो भाषा है उसकी सबसे लघुतम इकाई कौन सी होती है? ध्वनि। अगर आपसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर, तो ध्वनि का कभी भी कोई अर्थ नहीं निकलता है, पूरा शब्द होने पर अर्थ निकलता है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई आपसे पूछा जाए तो आप शब्द बताएंगे, अन्यथा उच्चारण के द्वारा अगर आपसे भाषा की लघुतम इकाई पूछी जाती है तो आप ध्वनि बताएंगे। लेकिन अगर आपसे अर्थ के आधार पर ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई पूछी जाए तो आप बताएंगे शब्द। देखिए, सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई कौन सी होती है? शब्द होती है। सार्थकता मतलब अर्थ निकलता हो जहाँ पे, वहाँ पे लघुतम इकाई कौन सी? आपकी शब्द है। भाषा को व्याकरणीय योग्यता प्राप्त लघुतम इकाई पद या रूप है। जो भाषा की व्याकरणीयता योग्यता है उसे प्राप्त जो लघुतम इकाई है वो पद है। किस प्रकार से? पद मतलब जैसे राम आम खाता है, सीता वन में जाती है, शेर दहाड़ मारता है, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। यह वाक्य आपके, यह पूरा पद, और इससे जो व्याकरणिक योग्यता है वो उससे हमें प्राप्त होती है। व्याकरणिक योग्यता मतलब उसमें व्याकरण का सार्थक शब्द अर्थ सब कुछ आ जाता है इसमें। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहा जाता है। ठीक है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से निकला है। अगला है, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? तो लिपि कहलाता है। यह आपके 2021 में पूछा गया है, DSSB TGT फीमेल में। ठीक है। तो भाषा के लिखने की लिपि को क्या कहा जाता है? लिखने के ढंग को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। लिखी या लेपन, जो लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट का ढंग होता है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा या राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा या राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और अब इनकी संख्या 22वीं है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने सन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 21 सदस्य थे। आपसे पूछा जा सकता है कि 1955 में राजेंद्र प्रसाद जी ने किसकी अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में। आपसे पूछा जा सकता है कि बीजी खेर की अध्यक्षता में किस आयोग का गठन किया? राजभाषा आयोग का। कब किया? सन 1955 में किया। किसने किया? राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। और इसमें सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 21 थी। किसी भी प्रकार से घुमाकर कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन में 4 लाइनें बनाकर आपसे सत्य असत्य में भी पूछे जा सकते हैं। अगला है, शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है। आपसे पूछा है कि कौन सी शैली है जिससे देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी लिपियों का विकास हुआ है? तो ये उत्तरी शैली से हुआ है, क्योंकि जो आपकी ब्राह्मी लिपि है उसके बाद में जाकर 2 पार्ट बटे थे, एक तो दक्षिणी शैली और एक उत्तरी शैली। तो दक्षिणी शैली में आपकी आती हैं मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, और जो आपकी उत्तरी शैली है उसमें आती थी आपकी देवनागरी, बांग्ला और गुरुमुखी।
गुरुमुखी गुरु अंगद के द्वारा विकसित की गई लिपि है और ये शारदा लिपि से विकसित हुई है। हर एक बात को आप याद करते हुए चलेंगे। उत्तरी शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली में 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि का विकास हुआ था। कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहा जाता था। अगला है, पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। क्या है? कौन सी ऐसी चीज है इनमें से कि जो पानी की धारा है और नीचे कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है? पहले जो चीज है वो हमें कठिन लगती है, फिर धीरे धीरे हम उसका प्रयोग करते हैं तो वो सरल हो जाती है, तो वो है भाषा। भाषा क्या है? भाषा एक पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर आती है। देखिए, भाषा एक पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होता है भाष व्यक्तायाम वाची, अर्थात व्यक्त वाणी होती है। भाषा क्या होती है? व्यक्त वाणी, किसी के द्वारा बोली जाने वाली वाणी ही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। कामता प्रसाद गुरु ने कहा है भाषा के लिए कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतः समझ सकते हैं। ये किसने कहा है? तो कामता प्रसाद गुप्त जी ने कहा है। क्या कहा है? कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को आप स्पष्टतया समझ सकता है। अगला है, बाबूराम सक्सेना ने क्या कहा है? तो बाबूराम सक्सेना ने कहा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना जी ने क्या कहा है? कि उन्होंने कहा कि जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहा जाता है। अगला है, भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय भाषा परिवार का प्रतिशत कितना है? आपसे पूछा है कि भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार का प्रतिशत कितना है? 2.5%, 7.3%, 1.3 और 7.3 नहीं 73 है, 25%, 73%, 1.3% और 0.70%। तो देखिए, जो भारोपीय परिवार है उसकी भाषा है कितने परसेंट में बोली जाती है? तो 73% में बोली जाती है। भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार का प्रतिशत 73% है। विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोगों के द्वारा 45% भारोपीय भाषा बोली जाती है। भारत में पूछी जाए तो 73%, पूरे विश्व में पूछी जाए भारोपीय भाषा कितने परसेंट लोगों के साथ के द्वारा बोली जाती है, तो वो आएगा 45। भारोपीय भाषा परिवार भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है। जो भारोपीय भाषा परिवार है वो भाषाओं के क्षेत्र में सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली आदि तमाम भाषाएं इसी समूह के संबंध में रखती हैं। भारोपीय भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? अंग्रेजी भी आती है, रूसी, फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली आदि तमाम भाषाएं भारोपीय परिवार से संबंध रखती हैं। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हिती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। जो भारोपीय परिवार है इसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हिती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम और केतुम 2 भागों में बांटा जाता है। क्या है? जो भारोपीय परिवार है इसमें 10 शाखाएं हैं, जिनको शतम और केतुम 2 भागों में बांटा जाता है। जो हमारी हिंदी भाषा है ये शतम के अंतर्गत आती है। किसमें आती है? शतम में। प्रमुख भाषा परिवारों की संख्या 18 है, जो कि 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो प्रमुख भाषा परिवारों की संख्या पूछी जाए आपसे तो वो है 18 और ये 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं। भाषा का पहला रूप लिखकर, दूसरा बोलकर और तीसरा किस रूप में समझाया जाता है? क्या है? भाषा का पहला रूप है लिखकर, दूसरा है बोलकर, तीसरा किस रूप में समझाया जाता है? तो वो आती है आपकी सांकेतिक भाषा।
भाषा के 3 रूप हैं, लिखना, बोलना मतलब मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाषा का पहला रूप लिखकर, दूसरा रूप बोलकर और तीसरा रूप सांकेतिक होता है। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा वह होती है, भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। लिखित भाषा, जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा, जब संकेतों, इशारों द्वारा बात समझाई या समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात को नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं? अंकित करने को, लिखित ध्वनि संकेतों को, बोलने के तरीकों को, चित्रों को। तो देखिए ये भी आपके 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। लिपि किसे कहते हैं? तो लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहा जाता है। किसी भी भाषा की को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों, प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? आपसे पूछा है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 344। देखिए, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया गया है, जबकि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा एवं अनुच्छेद 343 में क्या है? संघ की राजभाषा, और राजभाषा क्या होगी? हिंदी। 345 के अंतर्गत राज्यों की राजभाषा या राजभाषाएं, राज्यों की राजभाषा और राजभाषाएं किस में होगी? तो वो होगी 345 में। और 351 में क्या होगा? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? आपसे पूछा गया है कि जो नागरी लिपि है उसका विकास किस लिपि से हुआ है? सेंधव से, खरोष्टी से, यूनानी लिपि से और ब्राह्मी लिपि से। 110 में आपको बताना है, तो यहाँ पे आएगा आपका ब्राह्मी लिपि। नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्राचीन नागरी का दक्षिणी भारत में क्या नाम है? आपसे पूछा गया है जो प्राचीन नागरी है उसका दक्षिण भारत में नाम क्या है? जो प्राचीन नागरी है उसका दक्षिण भारत में नाम है नांदे नागरी। क्या है? नांदे नागरी। ये देखिए सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया है और ये DSSP PGT 2021 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में नांदे नागरी नाम है। जो प्राचीन नागरी है उसका दक्षिण भारत में क्या नाम है? नांदे नागरी है। भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी का प्रयोग 5वीं सदी में होता था। ठीक है, कब होता था? 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से लेकर 350 ईस्वी तक हुआ था किसका? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग। उसके बाद में जो ब्राह्मी लिपि है इसकी 2 शैलियाँ हुई, एक तो उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। फिर उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली की अलग अलग लिपियाँ हैं। उत्तरी शैली से चौथी सदी, ठीक है, उत्तरी शैली से चौथी सदी में गुप्त लिपि का विकास हुआ था। उत्तरी शैली से चौथी सदी में किस लिपि का विकास हुआ? तो गुप्त लिपि का विकास हुआ था, जो 8वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। जो उत्तरी शैली की चौथी सदी में गुप्त लिपि का विकास हुआ था वो 8वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही थी। 9वीं सदी के बाद में लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ था, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। प्राचीन नागरी का क्षेत्र उत्तर भारत में माना जाता है, किंतु दक्षिण भारत के कुछ भागों में यह मिलती है। दक्षिण भारत में इसका नाम नागरी ना होकर क्या है? नांदे नागरी है। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया था? आपसे पूछा है कि वे कौन विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया था? तो वो थे
साहब। कौन थे? हारनले साहब। ये भी आपके UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय आर्य भाषा के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट करने का श्रेय हार्नले को जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण हार्नले ने 1880 में किया था। हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 भागों में विभाजित किया है: पूर्वी गोडियन, पश्चिमी गोडियन, उत्तरी गोडियन और दक्षिणी गोडियन। जो चारों दिशाओं के नाम है, इसके आगे गोडियन लगा देंगे। और ये वर्गीकरण करने वाले कौन थे 4 भागों में? हार्नले साहब। और कब किया था? सन 1880 में किया था। अगला है, किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच में कड़ी कहा जाता है? तो यह है अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग 6ठी सदी में होने लगा था। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। मैथिली बोली का विकास बिहारी हिंदी से हुआ है। बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? तो ये कहा हरदेव बहारी ने। हरदेव बहारी ने जो बघेली बोली है, इसको अवधी की दक्षिणी शाखा कहा है। हरदेव बहारी ने बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा कहा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अवधी की दक्षिणी शाखा किसको कहा जाता है? तो बघेली बोली को। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो बघेली बोली है, इसको अवधी की दक्षिणी भाषा कहने वाले कौन है? तो हरदेव बहारी हैं। बाबूराम सक्सेना बघेली को अवधी की ही एक उपबोली मानते हैं। जो बाबूराम सक्सेना है, वो बघेली को ही अवधी की एक उपबोली मानते हैं। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी बोली ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पूर्वी हिंदी है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। किससे है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। बघेली बोली की विशेषताएं दी गई है। अवधी का वह बघेली में ब हो जाता है। जो अवधी का वह है, वो बघेली में क्या हो जाता है? ब हो जाता है। विशेषणों में हा प्रत्यय का प्रयोग अधिक होता है। विशेषण होते हैं उसमें हा प्रत्यय का प्रयोग अधिक होता है। बघेली में अधिकांशतः है आदिवासियों की शब्दावली प्रयुक्त होती है। जो बघेली बोली है उसमें अधिकांशतः किसकी होती है? तो आदिवासियों की शब्दावली प्रयुक्त होती है। इसकी प्रमुख बोलियां हैं तिरहारी, जुड़ार और गहेरा। ब्रज बोली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? जो ब्रज बोली है ये किस भाषा का कृत्रिम रूप है? तो यह है ब्रज भाषा का। ब्रज भाषा का नहीं, ये बंगला का है। ब्रज बोली बंगला भाषा का एक कृत्रिम रूप है। बंगाली कवि ईश्वरचंद्र गुप्त ने ब्रज बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ब्रज बोली की उत्पत्ति अवहट से हुई है। ब्रज बोली है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? अवहट से हुई है। माना जाता है कि इस भाषा में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन दिया गया है। अतः कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के साथ इसका संबंध जोड़कर भाषा को ब्रज बोली समझा गया है। बांग्ला के उच्चारण की विशिष्टता के कारण ब्रज बोली बन गया होगा। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की उपबोली और भोजपुरी बिहारी हिंदी की उपबोली है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है? तो मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ था? बिहारी हिंदी का। और बिहारी हिंदी में कौन कौन है? तो बिहारी में है बिहारी के भोजन में एक मग मेथी देव। तो इससे पूछा कि इसमें से नहीं है। बिहारी, असमिया, बंगाली और मराठी। मागधी अपभ्रंश से किसका विकास नहीं हुआ है? तो जो मराठी है इसका विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। मराठी का संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। मराठी का संबंध महाराष्ट्री अपभ्रंश से हुआ है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी का, बंगला, उड़िया, असमिया। बिहारी का बंगला, उड़ा, असमिया में। बिहारी का बंगला, उड़ा, असमिया में मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया आती हैं। शोरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती हैं? ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। राजस्थानी में कौन से आते हैं? मेवाती, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी।
और मालवी। अर्धमागधी अपभ्रंश में कौन सी आती है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगर आपको भाषा का चार्ट है तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी लग रहे होंगे। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली और मगही। तो देखिए मगही नहीं है क्योंकि ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है क्योंकि ये बिहारी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? खड़ी बोली, जिसे कोरवी का बोली भी कहा जाता है, और कोरवी बोली कहने वाले कौन थे? राहुल संकीर्तन। ब्रज हरियाणवी, हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है और बांगरू कहने वाले थे जॉर्ज ग्रियर्सन साहब। बुंदेली और कन्नौजी। बिहारी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंध में यह कहा गया था कि संविधान प्रारंभ में 15 वर्ष तक अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा? कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद था जिसमें यह कहा गया था कि जब से संविधान लागू हुआ था, संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा की मान्यता दी गई थी, उसके बाद में भी 15 वर्ष तक अंग्रेजी को ही जो शासकीय जो प्रयोजन है, जो कार्य हैं, उसमें अंग्रेजी का प्रयोग ही होगा। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया था? अनुच्छेद है आपका 343 का सब क्लोज बी। अनुच्छेद 343 सब क्लोज बी या 2 उपबंध में यह कहा गया था कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक की अवधि होगी, उसके लिए संघ का जो शासकीय प्रयोजन है उसकी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा की बात की गई है, जिसमें खंड 1 में अनुच्छेद 343(1) में संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि उसकी देवनागरी होगी। शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मानने की बात की गई थी। अनुच्छेद 351 में भारतीय संघ में एक कर्तव्य के रूप में हिंदी भाषा का प्रचार और उत्थान करने के लिए उल्लेख दिया गया है। कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है? आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो वो है फारसी। जो हमारी देवनागरी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्या है? बाएं से दाएं। और जो दाएं से बाएं लिखी जाती है वो लिपि कौन सी है? फारसी है। देखिए, फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, जबकि देवनागरी, रोमन और रूसी लिपि हैं वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कन्नड़, मलयालम, बंगाली और तेलुगु। आपसे पूछा है कि कौन सी भाषा है जो द्रविड़ परिवार के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसमें भाषा आपकी बंगाली, क्योंकि ये आपकी उसमें आती है मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है और ये भारोपीय परिवार की भाषा है। तो ये द्रविड़ परिवार में कौन सी आती है? कन्नड़, मलयालम और तेलुगु। बंगाली भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है, जबकि कन्नड़, मलयालम और तेलुगु तीनों ही द्रविड़ परिवार की भाषाएं। इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।